नमस्कार साथियों, जीएस सब सिविल सर्विस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि देखिए पढ़ाने का पैटर्न है, यदि हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो उसके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे, वो हम देखने का प्रयास करते हैं, या मेंस में जहां से क्वेश्चन आने के चांस हैं या बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, सब क्वेश्चंस को हम देखने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो मेंस का हम लोग आगे देख लेंगे, प्री का हम लोग आज देख लेते हैं। और उससे पहले एक जरूरी सूचना हम दे देते हैं कि 2 तारीख से 2 जून से हमारी एक बैचेज आ रही है। इंडियन ज्योग्राफी, भारत की भूगोल से एक बैच स्टार्ट हो रही है जो विनीत सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो उसी दिन पॉलिटिकल साइंस की भी एक नया बैचेज आ रही है। जो यह बैचेज जो चलेगी 3 बजे से, यह बैचेज चलेगी 3 से हमारी बैचेज रहती है। और हमारे पढ़ाने का पैटर्न, चाहे कोई भी टीचर पढ़ा रहे, कोई भी फैकल्टी यहाँ पढ़ा रहे, तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी उस चैप्टर में क्वेश्चन आए उसे क्लास में ही करा दिया जाता है। और उसे जितने भी मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है उसे क्लास में ही करा दिया जाता है कि और पीटी दोनों को यदि बैलेंसिंग अप्रोच के साथ लेकर चलते हैं तभी आपका एग्जाम चल सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जाता है कि सब पहले पीटी करेंगे फिर मेंस करेंगे। मेंस यदि आप कर लेते हो तो 60-70% आपकी प्री की तैयारी ऑलमोस्ट हो जाती है। तो चलो, जो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो प्रियम्बल हम लोगों ने पढ़ाया था उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे, बीपीएससी में पूछे, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चौथा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। अब याद होगा हम लोगों ने पढ़ाया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42 अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। और वहां पे 3 शब्दों को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द को जोड़ा गया तो यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे। और एलिमिनेशन मेथड यही होगा जहां जहां आपको धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता दिखाए वो तो ऑप्शन पहले ही कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो अब हम नीचे से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी देखिए यहाँ नजर आ रहा है और पंथ निरपेक्ष भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि डी ऑप्शन नहीं होगा। और सी में चलते हैं, यहाँ भी देखिएगा पंथ निरपेक्ष नजर आ रहा है, इसका मतलब है सी भी नहीं होगा। और बी देखने का कोशिश करते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और ए में है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और देखिए ए बी में देखिए ये दोनों हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या देखने का प्रयास करते हैं जिसका मैक्सिमम सही हो, मैक्सिमम आंसर सही हो। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, भारत के संविधान के माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा उद्देशिका। इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा उद्देशिका। ठीक है ना, प्रेम्बल भी इसको बोलते हैं। और उद्देशिका आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था उद्देशिका। ठीक है, इसका उद्देशिका आंसर हो जाएगा। और आगे चलिए हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी देखोगे एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे।
अब क्वेश्चन क्या पूछा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, अब न्याय पढ़ाए थे 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या धार्मिक न्याय भी होता है, तो धर्म की स्वतंत्रता होता है, धर्म का न्याय नहीं होता है। तो पहला जो है 3 होगा, जब 3 होगा तो अब देखोगे 3 किसमें किसमें है। अब देखो एक यदि पता है न्याय, तो यहाँ से देखोगे बी सी डी सारे ऑप्शन कट हो जाते हैं, सारे ऑप्शन कट हो जाते हैं, तो सीधा सा आंसर इसका निकल कर आ जाएगा 3 5 2 1। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आप बी सी डी यदि आपको नहीं भी पता है तो एक से बन जाएगा, यदि सिर्फ आपको न्याय पता है 3 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्रता 5 होते हैं, समानता 2 होते हैं, और वह फर्टेनिटी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में वह 1 होते हैं। तो यहाँ सीधा सा आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में हित में से कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही है। और यहाँ भी देखोगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सॉवरेन्स बोलते हैं, सत्ता संपन्न। ठीक है, अब देखोगे यहाँ यूज किया गया है जनवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जनवादी, जनवादी होता है, इसका इंग्लिश में देखोगे पीपल्स, और ये पीपल्स शब्द का यूज भारत में नहीं होता है, चाइना में होता है, चीन में ये शब्द का यूज किया जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो जनवादी देखोगे, बी में भी देखोगे जनवादी नजर आ रहा है, सी में भी देखोगे जनवादी नजर आ रहा है, और डी में भी आ रहा है जनवादी। यहाँ पे डेमोक्रेटिक कर दिया गया है, इसमें इसका यहाँ भी पीपल्स लिखना चाहिए था। और ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, क्वेश्चन सही तरीके से पूछा गया है, यहाँ एक ऑप्शन और देना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में पूछा जा रहा है, चीन का संविधान यहाँ पूछा जा रहा है, और पीपल्स शब्द का यूज होता है हमेशा चाइना में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, शब्दों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है समाजवादी, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक जिसे डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं। तीसरा है सार्वभौमिक। बी है धर्मनिरपेक्ष जिसे सेकुलरिज्म भी बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष भी बोला जाता है। सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। पहला है सी जो होगा सार्वभौमिक, उसके बाद ए हो जाएगा समाजवादी, डी हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, एंड बी हो जाएगा डेमोक्रेटिक। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। और किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। और उससे पहले एक जजमेंट आए थे केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज, 1973 में जजमेंट आया था, और 76 में चेंजेस देखने को मिलती है। और अभी तक प्रियम्बल में देखोगे तो एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो जो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यह 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट उस समय चेंज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या पूछा है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। पहला है संप्रभुता, सॉवरेंस, व्यक्ति की गरिमा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट। ये शब्द अभी जस्ट थोड़ा देर पहले भी डिस्कशन किए थे 1976 में 42वें संविधान
संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। 2 शब्द ये भी हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित ही था? देखिए, जहां नहीं शब्द होता है ना, उसको पहले अंडरलाइन करिए, नहीं शब्द को हमेशा अंडरलाइन करके चलिए, तो नहीं को अंडरलाइन करिए। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, इसका मतलब 1975 में कौन से शब्द नहीं थे? यहाँ पहले ऑप्शन को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। बंधुत्व, संप्रभु, समानता और अखंडता। अखंडता शब्द से आपको याद आया होगा, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसका सीधा सा मतलब है 1975 में ये शब्द नहीं थे, तो डी इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? ये भी अभी जस्ट बताए थे। इसमें आपका एक समाजवाद हो जाएगा, पंथ निरपेक्षता हो जाएगा और दूसरा ग्राम स्वराज होगा। 1 और 3 इसका आंसर होगा। तो देखिए 1 और 3 कहाँ आंसर है? डी में है। और 3 और 3 जहां दिखे वो आंसर हो जाएगा समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सब क्वेश्चन जो है यूपीएससी और बीपीएससी, यूपीपीसीएस, तीनों में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पढ़ने का सही तरीका यही होना चाहिए कि आप जो भी चीजें पढ़ो, जो भी चैप्टर पढ़ो, उसके बाद ये क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो कि यूपीएससी में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, बीपीएससी में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी जाके आप टू दी पॉइंट पर पाओगे, सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द में सम्मिलित नहीं थे, नहीं थे। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे जब भारत? पहला ऑप्शन देखते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो 1 2 3, तो 3 जहां आंसर दिखे वो आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये बाद में जुड़ा है, ठीक है ना, 1976 में। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। पढ़ते हैं अब ऑप्शन। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। अब देखोगे ये चारों होंगे, 2 3 4, ठीक है, भी है, 2 नंबर भी है, 3 भी है और 4 भी है, ठीक है। इसके जो होंगे आंसर होंगे ऑल एबव, सभी आंसर हो जाएंगे। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की बात तो होता ही है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, अवसर की समानता भी है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी है, ठीक है, डिग्निटी की भी बात करता है, तो सारे हो जाएंगे। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? हाँ, किया गया। सीधा सा आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग किया गया। और वी द पीपल ऑफ इंडिया को शक्ति कहाँ से मिलती है? जनता से मिलती है, जनता से, ठीक है। तो इससे हम जब प्रेमबल पढ़ाए थे तो ये बताए भी थे। भारत के संदर्भ में इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? सही भाव करता है, इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा, हम क्लास में बताए भी थे, राज्यों का कोई भी धर्म नहीं होगा। जो भी धर्म होगा किसका होगा? व्यक्ति का होगा। राज्य इसमें क्या करेगी? सकारात्मक हस्तक्षेप करेगी, पॉजिटिव हस्तक्षेप करेगी, ना कि नेगेटिव हस्तक्षेप करेगी। तो आंसर इसका हो जाएगा भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है।
डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ये क्वेश्चन यूपीएससी 2017 के अंतर्गत क्वेश्चन ये पूछा गया था। देखिए क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? जहां नहीं शब्द का प्रयोग है आए उसको अंडरलाइन करिए। यहाँ देखते हैं, पहला विचार की स्वतंत्रता, दूसरा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, तीसरी विश्वास की स्वतंत्रता और चौथा आर्थिक स्वतंत्रता। तो यहाँ हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। आपको पता है आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता का बात ही किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ये भी यूपीएससी के अंतर्गत ही क्वेश्चंस पूछा गया था। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, धर्म की स्वतंत्रता होता है, ना कि धर्म का न्याय होता है। तो धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है और बताया भी गया है आगे कि राज्यों का अपना कोई भी धर्म नहीं है, जो भी धर्म है व्यक्ति का होना चाहिए। राज्य इसमें सकारात्मक हस्तक्षेप करेगी। तो धर्म का न्याय नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़े भी हैं। इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा उद्देश्य का प्रियम्बल को हम सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसका सी आंसर हो जाएगा। और एक आप पढ़े भी होंगे, बी आर अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा बोला गया। सर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, किस बात के फैसले सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? जहां नहीं आए वहां अंडरलाइन हम लोग कर लेते हैं। तो आप लोगों को पढ़ाए थे, इसमें बहुत सारे जज पढ़ाए थे, बेरुवारी पढ़ाए थे, ठीक है ना, विश्वानंद भारती पढ़ाए थे। और इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर है उसमें भी हम नारायण केसेस पढ़ाए थे, इंदिरा गांधी से, और भी कुछ केसेस थे। वो केसेस हम लोग डीपली देखे थे। और यहाँ जो आंसर इसका हो जाएगा बेरुवारी, बाद हो जाएगा 1960। 1960 में बोला गया था क्या? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं, इसके किसी भी चीज में चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर अपने ही फैसले को बाद में पलटता है 1973 में और बोलता है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। चेंज तो होगा लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर लागू करने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट, तय करता है कि किस भाग को हम बेसिक स्ट्रक्चर माने, किस शब्द को हम बेसिक स्ट्रक्चर माने। फिर उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो बेरोबारी बाद होगा। और सज्जन सिंह केस, देखिए केस पढ़िएगा ना तो उसको थोड़ा डीपली पढ़िएगा तो याद रहेगा। सज्जन सिंह केस आया था 1965 में और गोलखनाथ केस आया था 1967 में। जब फर्स्ट लेक्चर लिए थे तो हम ये लोग बताए भी थे, गोलखनाथ केस आया था फंडामेंटल राइट्स आया था, तो बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स के एलिमेंट को चेंज नहीं किया जा सकता था। और उस टाइम देखोगे तो आगे चल इंदिरा गांधी की सरकार थी और न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक टकराहट सी चल रही थी और कार्यपालिका के द्वारा न्यायपालिका पे दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही थी। गोलखनाथ के द्वारा स्पष्ट शब्दों में किया गया था कि फंडामेंटल राइट्स के किसी भी भाग को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और केशवानंद भारती आपको पता ही होगा 1973 में। तो हमेशा डिटेल में स्टडी करिए। जजमेंट्स पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए जजमेंट्स को कर आया था, तभी आप सोचोगे कि डिटेल पढ़ाई कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं। और मेंस में भी ये डाटा आप पुट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। विवादों में से इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के
मौलिक संरचना का भाग स्वीकार क्या है? का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? केशवानंद भारती, केशवानंद भारती 1973। थोड़ी देर पहले जजमेंट का जिक्र भी किए थे। क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? प्रदान करने की व्यवस्था की बात कर रही है। तो देखेंगे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आपको पता है तीन प्रकार का होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हाँ, दो तो सही है, धार्मिक बीच में आया हुआ है, तो धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई, ना का न्याय की बात कही गई। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से के रूप में आर्थिक न्याय का इसमें उपबंध किया गया है? इसमें जो आंसर हो जाएगा, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी को आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखोगे डीपीएसपी के आर्टिकल 39 में इसका जिक्र किया गया है और प्रियम्बल में तो जिक्र किया ही गया है। ठीक है, इस तरीके से यदि क्वेश्चंस बनाओगे और जब क्वेश्चन बनाओ तो उसको ऑप्शन को भी देखने का प्रयास करो कि यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस और बन सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को आगे हम ले जा सकते हैं, डिटेल में बना सकते हैं और डिटेल स्टडी कर सकते हैं। उसके ऑप्शन को भी गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाके आपको समझ में आएगी। और आगे हम लोग देखते हैं 2 तारीख से जो हमारी न्यू बैचेज स्टार्ट हो रही है, भारत के भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था। तो 2 तारीख से हमारे बैचेज आएगी और बैच की टाइमिंग है 3 बजे से, बैच की टाइमिंग 3 बजे से रहेगी। और एक और बैचेज आएगी आगे चल, दरोगा की बैचेज भी आएगी। तो जो जिन लोगों को दरोगा की पढ़ाई करनी है वो यहाँ पे आ सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार के अधिकतर एग्जाम में देखोगे तो जीएस ओरिएंटेड है, और हम एक बार कहते हैं कि जीएस आपने यदि डिटेल में स्टडी कर लिया, डिटेल में पढ़ाई कर ली, तो किसी भी एग्जाम को लेकर जीएस में आपको दिक्कत ही होगी। फिर उसके जो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे उसको जाके आप थोड़ा गो थ्रू कर लोगे, आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। हर चीज के ऊपर पीएचडी नहीं करना है, बार बार कहते हैं के ऊपर पीएचडी नहीं करना है, टू दी पॉइंट पढ़ना है। कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस हिट कर रहे हैं, वो हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? तो सिलेबस, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास मेंस के भी होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पीटी के भी होने चाहिए। और मेंस आप तैयार है तो पीटी निकल जाएगा, लेकिन पीटी से आपका मेंस कभी नहीं निकल सकता है। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तो आगे चैप्टर हम लेके चलेंगे, उसके भी क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, और बिहार दरोगा का जो टेस्ट सीरीज है भी चलाया जाएगा और बिल्कुल मुफ्त। तो जो लोग पटना में रहते हैं या पटना के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, बिहार दरोगा का टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में फ्री चलाया जाएगा। तो आप लोग टेस्ट से डरिए नहीं, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो टेस्ट आप लोगों को देना चाहिए। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक खुद का मूल्यांकन कैसे कर पाओगे? खुद का मूल्यांकन हो, आप किस लेवल पे हो, कितना काम करने की जरूरत है, ये सब आप टेस्ट के माध्यम से देते हो। क्योंकि आप सिर्फ पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, पढ़ने का बहुत अतः नॉलेज है आप लोगों के पास, लेकिन आप टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं, कहाँ लैकिंग हो रहा है। और नंबर बढ़ाने का एक तरीका है, जैसे आपने किसी भी चैप्टर को पढ़ा है, उस चैप्टर से आप देखो कि कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो गलत जो क्वेश्चन हुए हैं तो फिर उस पर काम करने की कोशिश करो। आप लोग क्या करते हो कि ठीक है 20 में 18 ले आए, 17 ले आए, जो 3 क्वेश्चन उसको छोड़ देते हो। तो ठीक है, ये आपका फाइनल एग्जाम नहीं, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस पर यदि आप काम करते चले जाओगे तो फिर आपके देखना मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे।
तो बिहार दरोगा का टेस्ट भी बिल्कुल मुफ्त लिया जाएगा। आप लोग ऑफलाइन सेंटर पे भी आके दे सकते हो, और बीपीएससी का भी जो टेस्ट लिया जाएगा वो भी बिल्कुल 2 टेस्ट बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। पटना ब्रांच पे आकर दे सकते हो। गोपाल मार्केट हो गए तो मछुआ टोली काला रोड के आसपास पड़ता है, नया टोला भी है, और इधर से आओगे तो भिकना पहाड़ी भी है। ये सब यहाँ के नज़दीकी जगह है, और गोपाल मार्केट फेमस जगह है। तो आप यहाँ आके बिहार दरोगा का टेस्ट और बीपीएससी का टेस्ट दोनों टेस्ट फ्री में आके दे सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।